आज हम बात करेंगे 1971 के उस युद्ध की, एक ऐसा टकराव जिसने सिर्फ सरहदें ही नहीं बदली, बल्कि दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी संघर्ष से जन्म हुआ एक नए राष्ट्र का। तो चलिए कहानी के सीधे उस मोड़ पर चलते हैं जहां से सब कुछ बदल गया। तारीख थी 3 दिसंबर 1971। ये वो शाम थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नई दिशा दे दी। हुआ ये कि जैसे ही शाम ढली, पाकिस्तान ने अचानक एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ऑपरेशन चंगेज खान। पाकिस्तानी वायुसेना ने बिना किसी चेतावनी के एक साथ भारत के 11 हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया, जिनमें अमृतसर, आगरा और श्रीनगर जैसे अहम ठिकाने शामिल थे। कुछ ही घंटों बाद रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज रेडियो पर गूंजी और उनके शब्द सीधे और साफ थे। कुछ घंटे पहले 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हम पर हमला शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत पाकिस्तान के बीच एक खुली जंग का ऐलान था। पर सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? मतलब कैसे एक ही देश के दो हिस्से, जिनके बीच में 1500 किलोमीटर की दूरी थी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? और कैसे इसी लड़ाई ने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। और इस कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं साल 1947 में, जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। अब पाकिस्तान ज्योग्राफिकली एक बड़ा ही अजीब देश था। इसके दो हिस्से थे। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जहां सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थी, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जहां देश की ज्यादातर आबादी रहती थी, मतलब बंगाली लोग। और मजे की बात यह कि इन दोनों हिस्सों को भारत की 1500 किलोमीटर लंबी जमीन अलग करती थी। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी में से 55% बंगाली थे जो पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद देश की कमान, देश की राजनीति, सब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में था। तो जाहिर है, जब ऐसा असंतुलन हो तो टकराव के बीच तो पड़ेंगे ही। ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें आर्थिक भेदभाव और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई में बहुत गहरी थीं। ये भेदभाव सिर्फ सत्ता में ही नहीं, बल्कि पैसों के बंटवारे में भी साफ साफ दिखता था। जरा इन नंबरों को देखिए। देश के कुल बजट का 75% हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्च होता था और पूर्वी पाकिस्तान के हाथ में आता था सिर्फ 25%। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि देश की ज्यादातर कमाई पूर्वी पाकिस्तान से ही होती थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि 1970 आते आते पश्चिमी पाकिस्तान में एक आम इंसान की कमाई पूर्वी पाकिस्तान के आम इंसान से 61% ज्यादा हो गई थी। मतलब ये आर्थिक खाई लगातार और गहरी होती जा रही थी। और बात सिर्फ पैसे और विकास की नहीं थी, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान की पहचान पर भी हमला हो रहा था। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू होगी और कोई दूसरी भाषा नहीं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां 55% लोग बंगाली बोलते हों, वहां यह ऐलान उनके स्वाभिमान पर एक सीधा हमला था। इसके खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया, बंगाली भाषा आंदोलन। 1952 में तो हालात इतने बिगड़े कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चला दी गईं। और अब यह लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बचाने की जंग बन चुकी थी। खैर, दशकों तक ये तनाव अंदर ही अंदर सुलगता रहा और फिर आया साल 1970 का आम चुनाव, एक ऐसा मोड़ जिसने इस सुलगती आग को भड़का दिया। चुनाव के नतीजे आए और उन्होंने तो जैसे आईना ही दिखा दिया। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग को 167 सीटें मिली और उन्हें बहुमत मिल गया। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें जीती। गौर करने वाली बात यह थी कि अवामी लीग को पश्चिम में एक भी सीट नहीं मिली और पीपीपी को पूर्व में एक भी नहीं। मतलब देश पूरी तरह से बटा हुआ था। अब पश्चिमी पाकिस्तान की फौजी और राजनीतिक हुकूमत को यह भला कैसे मंजूर होता कि सत्ता का केंद्र इस्लामाबाद से ढाका चला जाए? तो जनरल याह्या खान और भुट्टो ने मिलकर लोगों के फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया। चुनाव के नतीजों को ही रद्द कर दिया गया। इस धोखे के बाद तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। देखिए, दिसंबर 1970 में अवामी लीग चुनाव जीती। 1 मार्च 1971 को नतीजे रद्द कर दिए गए। बस 6 दिन बाद 7 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी का नारा बुलंद कर दिया
और फिर आई 25 मार्च की वो काली रात जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया और उसके ठीक अगले ही दिन 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और यहीं से एक नए देश बांग्लादेश के जन्म की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जो नरसंहार और युद्ध की आग से निकलकर लिखी गई। ये जो ऑपरेशन सर्चलाइट था, ये असल में बंगाली राष्ट्रवाद की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की एक क्रूर कोशिश थी। पाकिस्तानी सेना ने चुन चुनकर बुद्धिजीवियों, छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बनाया। इससे बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, एक भयानक मानवीय संकट पैदा हो गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस जुल्म से बचने के लिए लोगों का सैलाब भारत की तरफ उमड़ पड़ा। 1971 के खत्म होते होते अंदाजा लगाइए करीब 1 करोड़ शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आ चुके थे। ये दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक था और अब भारत के लिए इस आग से दूर रह पाना मुमकिन नहीं था। और जैसा हमने शुरू में देखा, 3 दिसंबर को पाकिस्तान के हमले ने भारत को सीधी कार्रवाई का मौका दे दिया। जंग शुरू हुई और सिर्फ 13 दिनों में ही खत्म भी हो गई। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय और बांग्लादेशी फौजों के सामने हथियार डाल दिए। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली आत्मसमर्पण नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था, एक ऐसी जीत जिसने न सिर्फ युद्ध का अंत किया बल्कि एक नए देश के जन्म पर पक्की मोहर लगा दी। इस युद्ध ने अपने पीछे एक बहुत गहरी विरासत छोड़ी। इसने सिर्फ एक नए देश को ही जन्म नहीं दिया बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। युद्ध के बाद डिप्लोमेसी की मेज सजी और 1972 में शिमला समझौते पर दस्तखत हुए। इस समझौते में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दी और इसके बदले में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति जताई। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या एक ही देश के 2 हिस्सों का अलग होना तय था क्योंकि उनके बीच भूगोल और संस्कृति की एक बहुत बड़ी खाई थी, या फिर ये उन राजनीतिक फैसलों का नतीजा था जिन्होंने करोड़ों लोगों की आवाज़ और उनके लोकतांत्रिक हक को ही कुचल दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक देश बनता किससे है, सिर्फ जमीन से या उस जमीन पर रहने वाले लोगों से?